हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने जो कि पृथ्वी की वार्षिक गतियों के बारे में, जिसमें आपका परिभ्रमण, परिक्रमण, प्रदीप्त वृत्त और आपके सामने ऋतु परिवर्तन, उपसौर, अपसौर की समस्त घटनाओं पर आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं प्रदीप्त वृत्त है क्या। तो प्रदीप्त वृत्त जो है इसके बारे में देखते हैं। प्रदीप्त वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, वह प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। फिर से देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब ये कैसे होगा? अब आप पूछेंगे, आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होगा कि ये कैसे होगा। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे आपका सूर्य यहाँ पर है, ये आपका चमक रहा है, ठीक ना। सूर्य आपका चमक रहा है और आपका ये ग्लोब है। मान लीजिए ये पृथ्वी ही है, लेकिन हम आपको ग्लोब के सहारे हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, हमने इसको आधे भाग में डिवाइड कर दिया और सूर्य की जो किरण चलेगी यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य की किरण चलेगी वो जो है ये इतने भाग को कवर करेगी, इतने भाग को वो कवर करेगी, आधे भाग को कवर करेगी और आधे भाग को नहीं कवर कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कहा आपसे, यहाँ पे हमने यही कहा कि जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यानी अभी हमने आपके सामने जो फिगर बनाया था वो जो है आपका ये आधा जो डिवाइडेड भाग है, और ये सूर्य की किरण जो आधे भाग पर पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके आधे भाग पर पड़ रही है वहाँ पर क्या होगा, तो दिन होगा। और जो ये पिछला वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या होगी, तो रात होगी। प्रदीप्त वृत्त केवल आपको सिर्फ एक कल्पना है ग्लोब पर, और यह जो है दिन रात को जो है बांटता है, इसका विभाजन करता है, वही प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम आपको आगे बता दें। आगे है आपका पृथ्वी की गति, घूर्णन और परिक्रमण, यानी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो घूर्णन गति के बारे में हम सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी ले लें। घूर्णन यानी रोटेशन अर्थात दैनिक गति। घूर्णन गति का मतलब है कि जो आपका अपने अक्ष पर घूमे, क्लियर, वो जो है दैनिक गति के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घूर्णन गति कहे या दैनिक गति कहे या परिभ्रमण गति कहे, ये तीनों बातें जो है, तीनों शब्द आपके एक ही हैं। कंफ्यूज कभी ना होइएगा। आपको हमेशा परीक्षा में आपको घूर्णन गति दे सकता है या दैनिक गति दे या परिभ्रमण गति दे, मतलब वो जो है आपके दैनिक गति में आएंगे या परिभ्रमण गति में आएंगे या घूर्णन गति में, सब की बात एक ही, यानी रोटेशन की बात वो कर रहा है। क्लियर? इस तरह आप मत कंफ्यूज होइएगा कि परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। इस बात को आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से इसको मनन करिए। हम जो बता रहे हैं उसको पर ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर? तो यहाँ परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक बात एक ही है, अलग नहीं है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। इसके कारण जो है आपकी क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, यानी परिभ्रमण गति को ही दैनिक गति कहते हैं, या दैनिक गति को ही हम घूर्णन गति के नाम से भी समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्या है आपका, अब देखिए वहाँ पर आपने क्या पढ़ा, परिक्रमण या माफ कीजिएगा परिभ्रमण या घूर्णन गति या दैनिक गति, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन अर्थात वार्षिक गति। अब तक वहाँ पे आपने दैनिक गति पढ़ा था, घूर्णन गति को जाना
या परिभ्रमण गति को जाना। अब वहाँ पर आपने दैनिक गति को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, वार्षिक गति। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, परिक्रमण। वहाँ पे आपने क्या देखा, परिभ्रमण था। क्लियर। अब देखते हैं इसके बारे में, एक एक छोटी छोटी बात को आप ध्यान दीजिएगा। परिक्रमण और परिभ्रमण में परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जो है परेशान हो जाते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण है क्या। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें क्या तथ्य लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग यानी ग्वाइड पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर जो है पूरा कर लेती है। ये चीज़ आप जानते हैं, 365 दिन। क्लियर। तो आपको पता है कि 365 दिनों में जो है पृथ्वी अपना जो है एक वार्षिक गति जो होती है अंडाकार मार्ग पर, वो 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है। तो यही आपका क्या है, ये आपका वार्षिक गति है, यानी परिक्रमण गति। परिक्रमा आप करते हैं, जैसे आप यज्ञ में जाते हैं तो वहाँ पर पांडाल बना होता है, तो पांडाल के चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं, यानी आपकी वो वार्षिक गति है। लेकिन आप कितने मिनट कितने सेकंड आप परिक्रमा करते हैं उस पांडाल की, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वही चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 365 दिन 6 घंटे। अब आप उस पांडाल का जो है कितना चक्कर काटते हैं, ये आपकी जान लीजिए कि आप अंडाकार मार्ग पर परिक्रमण कर रहे हैं, यानी आप सूर्य का मतलब वो पांडाल का आप चक्कर काट रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर, यानी आपका पांडाल सूर्य है और आप अंडाकार मार्ग पर मतलब उस सूर्य का यानी उस पांडाल के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्लियर। और वो जो है आप कितने घंटे में या कितनी मिनट में या कितने सेकंड में आप वो करते हैं और कितना समय करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर समय निर्धारित है 365 दिन। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जो अंडाकार मार्ग है उसको भूकक्षा कहा जाता है। और आपको बता दें, ये लाइन जो है आपकी यहाँ से एक बार पीसीएस के एग्ज़ाम में प्रश्न बना कि पृथ्वी के उस अंडाकार मार्ग को हम किस नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है आपको बता दें, वो इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा था, वहाँ पे सिर्फ ये लिखा था भूकक्षा। अब इससे जो है ये लोग काफ़ी लोग इसमें फंस गए थे कि भूकक्षा है क्या, और वहाँ पे और ऑप्शन बने थे, हमें ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन हम आपसे ये बात बता दें कि वहाँ पर ऑप्शन सही था भूकक्षा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी लाइनों में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसी लाइन में आपकी कोई भी क्वेश्चन बना देगा तो आप फंस जाएंगे, आप भूल भी जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इस बात को समझते चलिए। अब आगे देखते हैं हम, पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमना वो परिक्रमण गति है और अपने अक्ष पर घूमना वो घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण है। क्लियर। अब आप बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका उपसौर और अपसौर की घटना। अब इसको देख लेते हैं हम। उपसौर यानी पेरिहेलियन। अब उपसौर को देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, और यह जो है यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोगों को उपसौर या अपसौर मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो हम आपको बता दें, उपसौर की घटना जब पृथ्वी जो सूर्य के अत्यधिक पास हो जाती है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य जो है सूर्य के पास जब पृथ्वी अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाती है तो यह घटना उपसौर कहलाती है। और यह आपके ठंडी के महीने में यानी विंटर में आपका यह घटना घटित होती है, क्योंकि सूर्य जो है क्या नाम है आपका मकर रेखा पर चमकता है और सूर्य की पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकने के कारण जो है इसकी कुछ जो है
दूरी जो है कम हो जाती है सूर्य से, और जो है ये आपका जो है इसका जो दूरी कम होना ये आपका जो है उपसौर कहलाता है। अब आपको याद करने का हम तरीका बता दें, इसमें उपसौर अपसौर की घटना कब होती है, इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर आपका उपसौर लिखा है ना, तो उपसौर देखिए यहाँ पे उपसौर, उपसौर की घटना आपकी 3 जनवरी को होती है, यानी आपके विंटर महीने में। तो उपसौर 3 जनवरी को होती है। लोग डेट भूल जाते हैं कि उपसौर की घटना किस तिथि को होती है, उसको हम बता दें कैसे आप याद करें। उपसौर में आप ध्यान दीजिएगा कि उपसौर में ये 3 अक्षर आप डिलीट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। और ये आप इसको आगे का वर्ड आप ध्यान में रखिए। अब आपको ये क्या दिख रहा है, अब ऊ को अपने जहन से हटा दीजिए। अभी आपको 3 जो है आप देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप इस तरह जान जाएंगे उपसौर की घटना 3 जनवरी को होगी। ये 4 वर्ड पीछे के 3 वर्ड हटा दीजिए और आगे 3 लिखा मिलेगा, यानी ऊ को आप 3 मान लीजिए। उपसौर की घटना 3 जनवरी को, और यह जो है पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास हो जाती है, तो उपसौर की घटना घटती है और यह 3 जनवरी को होती है। यह हो गया पेरिहेलियन उपसौर। क्लियर। अब हम आपको आगे बता दें अपसौर, अपहेलियन उपसौर। अभी आपने पढ़ा 3 जनवरी को, और उपसौर आपका 4 जनवरी को घटित होता है। अब देखते हैं इसमें, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर की घटना कहते हैं, और यह स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। ध्यान से इत्मीनान के साथ वीडियो पढ़िएगा 2 बार 3 बार। मेरी जितनी भी वीडियो आपके समक्ष गई हैं उनको आप पढ़ते चलिएगा, एकदम आपके टेट के बेस पर एक एक वर्ड्स को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को हमने जो है उतारा, ताकि आपका प्रश्न फंसे ना। और आगे भी हम आपका पूरा कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन और एक भी भाग आपका टेट के बेस पर जो भी है आपके पाठ्यक्रम में वो आपका ना छूटे। हम आपको इसके बाद क्विज भी कराएंगे इसके बारे में, इसके प्रश्न श्रृंखलाओं को हम आपके समक्ष लाएंगे। तो फिलहाल आप जो है पहले थियरी को समझ लीजिए। क्लियर। तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को, यानी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो जाती है, तो यह जो है आपका आपको बता दें कि यह आपको याद कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपसौर, अपसौर लिखा है ना। अब देखिए आप, लेकिन आप एक ही उपसौर से ही आप पकड़ लेंगे। आप उपसौर में आगे का जो ऊ लिखा है उसको 3 मान लीजिए, बाकी अपसौर आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम बता दें, आगे का वर्ड और पीछे का 2 वर्ड हटा दीजिए, और ये आपको क्या दिख रहा है बताइए, 4 दिख रहा है ना, 4। अब देखिए यहाँ पे 4 यानी 4 जुलाई को अपसौर की घटना। क्लियर। अब इतना बेस पर, इतने ट्रिकी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको भूले ना। क्लियर। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे है आपका पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति। अब इसको देखते हैं हम। कंडीशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, कंडीशन ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति। अब इसको समझते हैं हम। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की जो है अवधि भी बढ़ती जाती है। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको फिर से बता दें। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप ये बात जानते होंगे कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, तो अभी उसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब 22 दिसंबर से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की डेट में, ऊपर की तारीख में, तो जैसे आपका 1 जनवरी 2 जनवरी बढ़ते जाएंगे, फरवरी पहुंचेंगे, फरवरी से फिर मार्च में पहुंचेंगे,
तो मार्च में आप लोगों ने सुना होगा कि 21 मार्च को दिन और रात जो है बराबर हो जाते हैं। क्लियर? क्यों बराबर हो जाते हैं? क्योंकि दिन और रात जब बराबर होते हैं, क्योंकि जब वो सूर्य जो है क्या नाम है आपका मकर रेखा से आपका जो कर्क रेखा की तरफ, यानी पहले आपका मकर रेखा से वो धीरे धीरे सरकता हुआ क्या नाम है आपका विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ग्लोब के बारे में। आप पहले ग्लोब को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, तभी आपको जो है ये कर्क रेखा मकर रेखा, आप पहले इसको समझिए। वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब जब आप ठंडी के सीजन में आप कहते हैं कि देखिए इसमें रातें जो है बड़ी हो रही हैं, तो वो जो है सूर्य जो है क्या होता है कि मकर रेखा पर आ जाता है। मकर रेखा पर रातें जो है बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटा होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे जब आगे की डेट में आप जाएंगे तो 21 मार्च को दिन रात जो बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो है मकर रेखा सूर्य जो है धीरे धीरे छोड़ने लगता है और कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। तो जो है वहाँ पर जब विषुवत रेखा पर पहुंचता है, तो जो वहाँ पर धीरे धीरे जब वहाँ पर विषुवत रेखा के करीब होता है, तो वहाँ पर जो है भूगोल वेत्ता जो है वो मानने लगते हैं कि अब जो है दिन बड़ा हो रहा है और रातें छोटी होंगी। तो जो 21 मार्च का समय है वो दिन रात बराबर होने का माना जाता है। और 21 से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक तक प्राप्त होता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप सुबह जब उठते हैं तो आपको मैक्सिमम 5:30 बजे 5:25 के आसपास आपको पूर्व की दिशा में सूर्य का जो किरण होता है, यानी उसका जो अरुण होता है, उसका सारथी अरुण जो लालिमा होती है, वो सूर्य का जो है अरुण कहलाता है। लालिमा जो है अरुण के नाम से जानी जाती है। तो वो पहले आपको दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और फिर शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद लगभग 6:45 के आसपास दिन डूबता है। तो वही कहा गया है कि 12 घंटे या उससे अधिक का समय प्राप्त होता है सूर्य का प्रकाश। क्लियर? अतः यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच। ध्यान दीजिएगा। और आपका आगे है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। यानी उत्तरी ध्रुव की, यानी जब हम विषुवत रेखा के ऊपर जब चढ़ते हैं तो आपका कर्क रेखा पड़ता है, तो वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। आपका 23.5 डिग्री यानी 0 डिग्री पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे तो कर्क रेखा पड़ता है। तो यानी जब ऊपर की तरफ हम चढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर बढ़ते हैं दिन की अवधि जो है बढ़ जाती है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, आपको आगे बता दें। उत्तरी ध्रुव पर दिन की जो है अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। अब जो आपको ऊपर बताए हैं उसका ठीक उल्टा यहाँ पर है। उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, वही अब जो है 23 सितंबर से 21 मार्च, अभी आपने पढ़ा था कि 21 मार्च से 23 सितंबर, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक तक प्राप्त होता है। उसका उल्टा अब आप समझ लीजिएगा। अब हम आपको आगे बता दें, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन होता है और इसी प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अंश झुकी होने के कारण जो कि लगातार सूर्य का प्रकाश आपका जो है 90 डिग्री पर 6 महीने तक लगातार दिन में परिवर्तित रहता है और 6 महीने आपका रात में परिवर्तित रहता है। क्लियर? अब हम आपको आगे बताते हैं। आगे है आपका ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन के बारे में समझ लें। सीजन चेंज। चूँकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की
परिक्रमा करती है। अतः सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती है। क्लियर। यदि स्थिति अपनी पृथ्वी ना बदले तो जान लीजिए कि फिर दिन और रात का होना मुमकिन है। अब इसको हम आगे देखते हैं कैसे परिवर्तित होता है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 प्रमुख अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। पहला आपका है 21 जून की स्थिति, स्टेटस ऑफ 21 जून। अब इसको देखते हैं। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉलिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर। सिटिक कहते हैं, सॉलिस्टिक्स। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको बता दें 21 जून की स्थिति को। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। यानी अभी आपको क्या है यहाँ पे बताया हमने, वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। तो 21 मार्च जब आता है आपका, तो यहाँ पे दिन रात जब बराबर होते हैं, तो फिर आपको बता दें विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। फिर जब ज्यों-ज्यों ये ऊपर की तरफ चढ़ता है यानी कर्क रेखा की तरफ, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में ग्लोब पर आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में आपसे बताया था। वही चीज़ यहाँ पर है। यदि आप पिछली वीडियो को समझे होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। फिर से देख लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा इस वीडियो को। तो यही पे कह रहा है कि सूर्य उत्तरायण होने लगता है यानी उत्तरी गोलार्ध में जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम आपको बताए हैं। क्लियर। तो जब उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने लगता है 21 मार्च के बाद, उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो है अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 21 जून का जो फैक्ट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जब धीरे धीरे सूर्य 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण और दक्षिणायन आप जानते होंगे। उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य प्रविष्ट हो, और दक्षिणायन मतलब आपका मकर रेखा की तरफ, वो दक्षिणायन है, वो दक्षिणी गोलार्ध है। यही बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ओपन हो बंद करके फिर से दोबारा पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन आपको फंसा देगा। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, आगे आपका है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है। क्लियर। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु में होती है। अब इसका उल्टा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब आप जानते होंगे कि 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन माना जाता है। मतलब ये आपका गर्मी का सीजन सब पूरा टोटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब आपका जो है गर्मी का सीजन है, गर्मी का समय है। तो यहाँ पर जो है सूर्य की जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन की लंबाई जो है सबसे अधिक मानी जाती है, सबसे अधिक भी रहती है। क्लियर। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, और 21 जून के पश्चात और 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। क्लियर। यानी 21 जून के बाद फिर क्या होता है कि सूर्य जो है फिर जो है 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है, यानी कर्क रेखा से फिर से बैक होता है। किधर? विषुवत रेखा की तरफ। विषुवत रेखा की तरफ जब बैक होता है, यानी कर्क रेखा को छोड़कर 23.5 डिग्री को छोड़कर जब वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा की तरफ बढ़ता है, विषुवत रेखा की तरफ, तो जो है क्या होता है कि परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। अब आपको इस समय, अब आपका समय क्या है, अब आप ये बताइए, आज आपकी तारीख कौन सी है? 23 या 24 तारीख है आपकी, शायद ध्यान में हमारे नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे शाम के वक्त, रात में आपको ठंड आपको महसूस होती होगी।
रात में आप सोते समय आपको ठंड महसूस होती होगी। अब वहीं पर यहाँ पे लिखा हुआ 21 जून के बाद, यानी जब धीरे धीरे जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर आता है और विषुवत रेखा से फिर नीचे की तरफ सरकता है, यानी मकर रेखा की तरफ, तो धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। हमारा क्षेत्र यानी भारत का जो क्षेत्र है जहाँ पर हम आप रहते हैं, भारत की भूमि पर, वो जो है आपका विषुवत रेखा के ऊपर यानी कर्क रेखा में हम लोग पड़ते हैं, कर्क रेखा में हम लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है गर्मी के समय में। तो वही बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा तथ्य समझ में आएगा। हमारी बात क्यों केवल आप सुनिएगा ध्यान से। क्लियर। अब हम आपको आगे बता रहे हैं। आगे है आपका 22 सितंबर की स्थिति। अभी आपने जो है 21 जून की पढ़ी, अब आपको दूसरा फैक्ट है 22 दिसंबर की स्थिति, स्टेटस ऑफ 22 दिसंबर। अब इसको देखते हैं। इसके बारे में क्या है कि इस समय सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत यानी विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात क्या होती है, छोटी होती है। यानी इस समय अब आपकी जो है आपकी कर्क रेखा पर, यानी हम आप कर्क रेखा यानी विषुवत रेखा के उस पार हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो वहाँ पर अब इस समय अब क्या हो रहा है, आप बताइए। इस समय आपकी रात अब धीरे धीरे बड़ी होगी और दिन क्या होगा, धीरे धीरे अब छोटा होगा। पल पल प्रतिपल, हर मिनट हर सेकंड अब आपका समय डाउन हो रहा है। अब आपकी रात बड़ी होगी और दिन क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। रात वो छोटी हमारे यहाँ होती है और दिन क्या होती है, बड़ी मकर रेखा पर होती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। बहुत ही ध्यान से, मैं आपको बार बार कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ से इतना बढ़िया फैक्ट अब आपको नहीं मिल पाएगा। हम आपको इतना मेहनत जोर दे के बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा आप, जब दक्षिणायन होता है सूर्य यानी दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा की तरफ, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को जब छोड़कर नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य उन्मुख होता है, तो आपका 23 सितंबर के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। क्लियर। ये आपका ठीक उल्टा है, आपका जो आपने कर्क रेखा में पढ़ा वही आपका मकर रेखा में है, इसका ठीक उल्टा अपोजिट है। क्लियर। अब हम आपको आगे बता दें, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। अभी हमने आपसे क्या कहा कि इसके ठीक विपरीत, उल्टा, अपोजिट। क्लियर। वो जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में अब इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में अब रातें जो है धीरे धीरे छोटी होंगी और दिन बड़ा होगा। लेकिन आपका कहाँ पर, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा। लेकिन इसका अपोजिट वहाँ पर क्या था, कर्क रेखा पर, तो दिन बड़ा था और रात छोटी थी भैया। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है और दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है। क्लियर। अब आपको आगे लेके चलते हैं हम। आगे है आपका 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियाँ। कंडीशन ऑफ 21 मार्च एंड 23 जो है आपका दिसंबर। अब इसको देख लें हम, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। और आपका क्वेश्चन यहीं से पूछेगा तो आपको बता दें, फंस जरूर जाओगे आप, आंसर नहीं ट्रिक कर पाओगे। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, और प्रश्न आपका यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। अब पूछे या ना पूछे, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। भविष्य में आप टीचर बनेंगे, आपको पढ़ाना रहेगा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जानकारी होनी चाहिए। अब इसको हम
आगे बता दें 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों के बारे में। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है यानी आपको देखिए ये आपका ग्लोब है और ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली आपकी विषुवत रेखा पर गिरेगा तो जो बताइए आप 21 मार्च और 23 जो है सितंबर का जो तिथि है उस पर क्या होगा, दिन रात दोनों गोलार्धों में बराबर होंगे। लेकिन यदि आप कर्क रेखा पर स्थित हैं तो आपका 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होगा और जो है उसके अपोजिट जो है 23 सितंबर को होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम। अतः इस समय समस्त अक्षांशों पर आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः सर्वत्र दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर हमने आपसे ये बताया 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। क्लियर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दिसंबर हो गया है, यहाँ पे सितंबर ही समझिएगा, ये गलत है, आपका 23 सितंबर होगा। क्लियर। ओके। अब देखते हैं आगे। इस समय दिन व रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण दोनों स्थितियों में विषुव अथवा सम रात दिन जो है कहा जाता है। क्लियर। जो दिन रात की अवधि जो बराबर होती है ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और दूसरी भाषा में जो है सम रात दिन यानी बराबर रात दिन, यानी दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। इक्वेनॉक्स कहा जाता है। और 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है, स्प्रिंग इक्वेनॉक्स। और 23 सितंबर वाली जो है स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। अब यहाँ पर बसंत विषुव यानी आपका मार्च महीने में, अब आपने देखा होगा जो स्प्रिंग आता है बसंत का महीना, गुलमोहर के पौधे इसके बहुत ही बड़े उदाहरण हैं। उनकी वृक्षों पर जो है रेड कलर का फूल जो है बहुत ही प्यारा सा लगता है और सुगंधित भी करता है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक उसकी गंध जो है इतनी अच्छी सुगंधित उसका पुष्प होता है, लुभावना होता है। ये आपको पता चल जाता है कि 21 मार्च वाली दिन जो है अब आपके समस्त सामने आ रही है, वही आपका बसंत विषुव यानी 21 मार्च वाली स्थिति होगी। और ठीक इसका उल्टा जो है 23 सितंबर वाली स्थिति को जो है शरद विषुव कहा जाता है, यानी शरद आपका महीना इस समय स्टार्ट हो गया है और जो है उसको शरद विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर वाली जो है डेट को, वहाँ से आपका धीरे धीरे ठंड यानी विंटर की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्लियर। अब आगे आपको बता दें ज्वार भाटा। अब देखिए ये जो है आपने पढ़ा था पृथ्वी की घटनाओं के बारे में, उस पर कैसे दिन रात होते हैं, प्रदीप्त वृत्त और वार्षिक गति, सब आपके बारे में पढ़ा इसके बारे में। अब देखते हैं पृथ्वी से ही जुड़ी कुछ घटना आपको आगे बता दें। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, फिर भी आप धैर्य बनाए रखिएगा। ज्वार भाटा यानी टाइड, ये आपकी पृथ्वी से ही जुड़ी चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको इसको बता के आगे बढ़ते चलेंगे। तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने व गिरने को ज्वार एवं भाटा कहा जाता है। यानी जो सागर का जल है यदि ऊपर उठेगा तो ज्वार कहलाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो भाटा कहलाएगा। यानी ये जो ज्वार भाटा है ये आपके सूर्य व चंद्रमा की शक्तियों के कारण होते हैं, ज्वार और भाटा। क्लियर। इससे उत्पन्न तरंगों को हम क्या कहते हैं, तो ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की पर्याप्त भिन्नता होती है। ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा व सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होते हैं।
तो अब आपको आगे बता दें, हम आपको आगे लेके चलते हैं। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, सूर्य जो है चंद्रमा से बड़ा माना जाता है, तथापि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है वो कम है, लेकिन चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी 2 गुना प्रभाव पड़ता है, सूर्य का डबल। इसके कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना। क्लियर? तो दूर होगा तो उसकी शक्ति 1 गुनी है, और जो चंद्रमा आपका समीप है उसका 2 गुना। तभी जो है इनमें जो है संपर्क जब स्थापित होता है आकर्षण शक्तियों का एक दूसरे के प्रति, तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्लियर? अब आपको आगे लेके चलते हैं हम। आगे है आपका 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसी समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। क्लियर? एक एक लाइन को बहुत ही इत्मीनान के साथ समझिएगा। क्लियर? तो यह स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। फिर से देखिए आप, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है, हर जगह। क्लियर? 24 घंटे में 2 बार। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, यानी 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं और तीनों एक सीध में हो जाते हैं। क्लियर? तो इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, और यह स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। और ऐसा कब होता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है। क्लियर? अब आपको आगे लेके चलते हैं हम। आपको बता दें कि कनाडा का जो है न्यू ब्रैंसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई लगभग 15 से 18 मीटर होती है, तथा भारत में ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर की होती है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका जो ज्वार है, क्लियर, ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई जो है कनाडा में पाई जाती है। अब आपका यहाँ पर एक बार प्रश्न बना था कि ज्वार की सबसे ज़्यादा मात्रा यानी ऊंचाई में कहाँ पर होती है, तो ये आपके ऑप्शन में तो नहीं थे, लेकिन ऑप्शन में आपका कनाडा जरूर दिया था। कनाडा दिया था कि सबसे अधिक जो है, प्रश्न आपका इस तरह था कि ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई किस जगह होती है सबसे ज़्यादा, और दिया था आपका कनाडा में। और आप कनाडा के साथ साथ आपका ये भी ऑप्शन में दिया था 15 से 18 मीटर। कनाडा के बाद ये ब्रैकेट में आपका 15 से 18 मीटर दिया था कि ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई जो है किस जगह ज़्यादा होती है, तो कनाडा में होती है, और 15 से 18 मीटर जो ज्वार की ऊंचाई होती है, यानी जो ऊंचाई लहर। क्लियर? और भारत में कहाँ पर होती है? तो भारत में आपका प्रश्न बना था कि भारत में सर्वाधिक ज्वार की ऊंचाई जो है किस जगह पर, किस तट पर स्थित ये स्थिति आती है, तो ओखा तट पर आती है। लेकिन आपका ये प्रश्न में नहीं दिया था, 2.7 मीटर नहीं पूछा था। तो बस आपसे प्रश्न भारत का यही पूछा था कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो ज्वार है उसकी ऊंचाई जो है 2.7 थी, लेकिन ये किस तट पर आती है ये आपसे पूछा था, तो ओखा तट पर आती थी। क्लियर? तो आपकी ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नहीं मालूम होते हैं और आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ समझिएगा। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहीं पर आगे है आपका इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। और आपको एक बात और बता दें भाई कि ये भी लाइन आपकी परीक्षा में आ चुकी है। आपके टेट में तो नहीं आई थी, लेकिन आपके जो है कि आपका पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा था। ये बहुत पुराना पेपर हमने देखा था, वहाँ पर ये पूछा था कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में
प्रतिदिन मतलब रोज़ हर दिन जो है ज्वार कितनी बार आते हैं। तो आपका ऑप्शन बना था 5 बार, 6 बार, 4 बार और 1 बार। तो आपका ऑप्शन भी दिया था 4 बार। ये आपके पुलिस के एग्ज़ाम में दिया था। ये पुराना पेपर था, हमें याद नहीं है सन, तो वहाँ पर दिया था आपका। तो इसलिए हम आपको बताते भी चलते हैं, कोई पेपर हम पाते हैं तो उसके प्रश्नों को हम अध्ययन करते हैं और आपको बता भी देते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था। क्लियर। अब आपको आगे लेके चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। तो इंग्लैंड के पास आपको बता दें उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ये 2 जो है मतलब सागर हैं, वहाँ पर जो है ये स्थिति विभिन्न अंतरालों पर होकर जो है 4 बार इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में ये घटित होती है। क्लियर। अब आपको आगे लेके चलते हैं हम। आगे है आपका सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, इसके बारे में देख लें हम। सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। अब देखते हैं आगे। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में आपका जो है ये घटना घटित हुई थी चंद्र ग्रहण की। अब आपने रात में देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो भविष्य में इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है जब पृथ्वी कॉमा लगा है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों? जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो बताइए आप, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। तो पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी चंद्रमा के पूरे सीधे बीचों बीच, तो जो है पृथ्वी पर सूर्य की किरण पड़ेगी और पृथ्वी की जो छाया है वो किस पर जाएगी? चंद्रमा पर जाएगी ही ना भैया। क्लियर। तो वहाँ पर क्या होगा? अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्लियर। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही घटित होता है। पूर्णिमा की रात यानी आपका शुक्ल पक्ष, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप तो जानते ही नहीं होंगे, केवल नाम मात्र इसको सुने होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब आपका, कृष्ण मतलब कृष्ण जी को आप मान लीजिए, कृष्ण जी का रंग कैसा था? काला था, तो इसलिए काले को हम एक और उपनाम दिए कृष्ण। कन्हैया का जो है एक उपनाम था कृष्ण, क्योंकि वो सांवले थे, काले रंग के थे, तो वहाँ पर उनका नाम जो है कृष्ण रखा गया। और यहाँ पर शुक्ल पक्ष का मतलब आपका जो है पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा। और कृष्ण पक्ष आपका अमावस्या। क्लियर। अब आपको आगे बता दें, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। अभी आपने चंद्र ग्रहण पढ़ा, अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण के बारे में देख रहे हैं हम। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगे। क्लियर। और यह घटना सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या की होती है। अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण घटित होता है। क्यों होता है? जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में घुस जाए, बीचों बीच हो जाए। क्लियर। तो यह आपको बता दें, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए और होता भी है, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। क्लियर।
जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचती हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जो 5 डिग्री हमने आपसे बताया था ना, तो आपको ये भी बता दें कि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा के दिन ये चीज़ घटित नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से 5 डिग्री जो है आगे की तरफ, ठीक ना, आगे की तरफ बढ़ जाता है हर पूर्णिमा के दिन। इसलिए जो है हर पूर्णिमा को क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी हमने आपसे ऊपर बताया 5 डिग्री जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आगे क्या लिखा हुआ है, इस कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। जो 5 डिग्री आपका जो आगे की तरफ बढ़ जाता है चंद्रमा, उस स्थिति में प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है आपका। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने मॉडल पेपर में देखा था कि वहाँ पर पूछा था कि चंद्र ग्रहण साल भर में कितनी बार लगता है। अब चंद्र ग्रहण को हटा लें, हम सूर्य ग्रहण की बात कर लें। सूर्य ग्रहण साल भर में कितनी बार लगता है, तो साल भर मतलब एक वर्ष में तो जो है आपको बता दें 7 बार। दोनों स्थिति बराबर है, 7 बार चंद्र ग्रहण और 7 बार सूर्य ग्रहण। क्लियर। और आगे है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी आकार में पर्याप्त अंतर है। सूर्य बहुत बड़ा है, फिर उसकी तुलना में छोटा कम कौन है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी से छोटा कौन है, तो चंद्रमा है। तो जो ये जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण तो हम आप देख सकते हैं, लेकिन परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण हम नहीं देख पाते। यही घटना जो मतलब सब एक समान नहीं है, इसलिए हम पूर्ण सूर्य ग्रहण देख लेते हैं और पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाते, क्योंकि उनका जो आकार एक समान नहीं है। क्लियर। अब आपको आगे बता दें हम 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का जो है सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में हीरक वलय डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। यानी जो यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको बता दें, अब की बार जो भी हाल ही में आपका लगा था, शायद अप्रैल या मई के महीने में लगा था, ये हमको याद नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों ने यदि देखा होगा तो जो है मतलब यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये है, ये जो किनारा भाग है ना, और ये बीच का भाग एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये बीच का भाग पूरा टोटल कुछ नहीं दिख रहा था, केवल किनारों का भाग दिख रहा था। यही आपका किनारे का जो भाग है वो डायमंड रिंग है, हीरक वलय कहलाता है। हमने तो देखा था बीच का भाग तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, केवल किनारे किनारे का भाग दिख रहा था। एक जैसे मान लीजिए कि एक आपका रिंग है, गोला सर्कल वृत्त है, केवल उसका किनारे का भाग दिखे और बीच का भाग बिल्कुल ना दिखे, वही आपका डायमंड रिंग है। क्लियर। तो अब आपको बता दें कुछ एक ट्रिक हम आपको बता दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण याद नहीं होता, कैसे हम इसको जानें। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रिक लिख रहे हैं। अब देखिए सन, मून और अर्थ, आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। यानी इसको आप सीधे सीधे पढ़िए, समेस, स म
ई और एस, इसको आप समेस पढ़िए, समेस, SAMES, यानी ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा एंट्री करेगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। इसको पूरा आप पढ़िए, समेस, क्लियर। तो आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। और इसका ठीक उल्टा यानी सेमम, SEM फिर M। अब इसको आप पूरा सेमम पढ़ेंगे, सेमम। तो अब देखिए सूर्य चंद्रमा, माफ कीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, क्लियर। तब देखिए आप, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो जो है वहाँ पर क्या होगा, तो आपका वहाँ पर चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। यानी जब पृथ्वी एंट्री लेगी तो आपका मून, यहाँ पर हमने लिखा है ना सेमम, सेमम, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो जो है आपका चंद्र ग्रहण घटित होगा, क्लियर। वही देखिए हमने आपको यहाँ बताया है, देख लीजिए ध्यान से, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो आपका ये आपका सन हो गया और ये आपका चंद्रमा यानी मून। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी जब एंट्री करेगी तो यहाँ पर हमने ई को इसे दर्शा दिया और फिर यहाँ पर हमने यम लिख दिया। अब यह पूरा टोटल वर्ड क्या होगा, सेमम। अब देखिए यहाँ पर इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब एंट्री करती है तो जो है प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, तो वह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है, क्लियर। तो ये हमने आपको बहुत आसान शब्दों में हमने आपसे बताया। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही धमाकेदार और खूबसूरत ढंग से इसके बारे में आपसे चर्चा किए। अब हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत धैर्य से, इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे और अगले भाग में हम फिर से आपके समक्ष खूबसूरत प्यारा सा प्रकरण EVS का आपके टेट के सिलेबस के अनुसार पुनः लेकर हम आपसे उपस्थित होंगे। लेकिन आपसे एक बात और हम विनती करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और उसके साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें खुशी मिले। और अपना आप सब ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अपना जहाँ भी रहिए मस्त रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।